हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय क्लास। पिछले 2 लेसन्स आप देख चुके हैं। उन 2 क्लासेस में हमने पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ डेटा पढ़े थे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, रीजनल वेरिएशंस इन पॉपुलेशन, फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन या जनसंख्या की संरचना या संगठन। मतलब जनसंख्या किन लोगों से, किन ग्रुप्स के लोगों से मिलकर बनी है। तो इसमें सबसे पहला है जो हमें पढ़ना है, दैट इज रूरल अर्बन कंपोजिशन। ठीक, या ग्रामीण और शहरी कंपोजिशन, संगठन। मतलब हाउ मैनी people are living in urban areas and how many people are living in rural areas. So composition of population by their respective places of residence is called rural urban population. The distribution of rural population is not uniform throughout the country. Okay, so what does this means? That in some areas the percentage of rural population is more and in some areas the percentage is quite less. The union territories have small proportion of rural population. जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें जनसंख्या की बहुत कम प्रतिशत रहते हैं, एक्सेप्ट दादरा एंड नगर हवेली। मतलब जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज है या केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें दादरा और नगर हवेली को छोड़ दे तो बाकी सभी जगह जो रूरल अर्बन पॉपुलेशन है, दैट इज लोअर देन रूरल पॉपुलेशन, ओनली एक्सेप्ट दादरा एंड नगर हवेली वेयर द अर्बन पॉपुलेशन इज 53.38% अकॉर्डिंग टू 2011 census. The growth rate of urban population has accelerated due to enhanced economic development and improvement in the health and hygienic condition. ठीक, अब ये जो अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का ग्रोथ में डिफरेंस आया है, उसका क्या कारण है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड हाइजीन कंडीशन था, ड्यू टू दैट the rate of urban population has increased very rapidly. चूँकि शहरों में सुविधाएं होती हैं, शहरों में मेडिकल फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, तो इसलिए लोग शहरों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. ओके, देन द सेकेंड इज लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन, या जिसे हम भाषाई संगठन कहते हैं. ठीक, this linguistic composition refers to the percentage of people speaking a particular language. So India is a land of linguistic diversity. हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर कोस पे भाषा बदल जाती है. So since India is a land of linguistic diversity, so we have to manage our you can say administrative necessities. Therefore in our constitution has scheduled 22 languages as scheduled language. तो इन 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया है. ठीक, बाकी जितनी भी भाषाएं हैं, they are non-scheduled languages. Among the scheduled languages, the speakers of Hindi have the highest percentage. मतलब जितनी भी हमारी 22 भाषाएं शेड्यूल की गई है, इन 22 भाषाओं में हिंदी का जो परसेंटेज है ये सबसे ज़्यादा है. एंड द स्मॉलेस्ट परसेंटेज इज ऑफ संस्कृत, बोडो एंड मणिपुरी स्पीकर. मतलब जितनी भी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, इनमें हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है और संस्कृत,
बोडो और मणिपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे कम है। ठीक, अब अगला पॉइंट हमारा है, तो इस लिंग्विस्टिक ग्रुप में हमारे यहाँ 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है ऑस्ट्रिक निषाद। ठीक, इनकी संख्या 1.38 है। सेकेंड ग्रुप इज द्रविडियन फैमिली या द्रविड़ परिवार के भाषाएं। इसमें साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आती हैं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है, ये भाषाएं द्रविडियन लैंग्वेज कहलाती है। तीसरा है इंडो तिब्बतियन लैंग्वेज। ये इंडो तिब्बतियन लैंग्वेज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह में बोली जाती है। और चौथा परिवार है इंडो यूरोपियन परिवार या इंडो आर्यन परिवार जिसको कहते हैं। ये वो भाषाएं हैं जिसमें इंग्लिश और उससे रिलेटेड भाषाएं शामिल है। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक ग्रुप में हमारा क्या है, 4 भाषा परिवार की भाषाओं को शामिल किया गया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजियस कंपोजिशन या धार्मिक संरचना। Religion is one of the most dominant forces affecting the cultural and political life of the majority of Indian. धर्म या धार्मिक रीति रिवाज जो है ये भारतीय समाज में बहुत अधिक महत्व रखते हैं और हमारे बहुत से क्रियाकलाप इन धार्मिक रीति रिवाजों से या धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित होते हैं। तो इस रिलीजियस ग्रुप में जो मेजॉरिटी है दैट इज ऑफ हिंदूज। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूरे देश में यदि हम किसी भाषा को बोलने वालों को देखें तो वो हिंदू है। दूसरा मुस्लिम्स है जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप भी माने जाते हैं। ठीक है, तो हिंदू जो है इट इज़ द मेजर और मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ द कंट्री एंड द सेकेंड रिलीजियस ग्रुप Muslim is the largest religious minority. They form majority in Jammu Kashmir Valley and Lakshadweep. मतलब भले ही वो माइनॉरिटी में है बट जम्मू कश्मीर में और लक्षद्वीप में ये मेजॉरिटी में पाए जाते हैं। देन द थर्ड ग्रुप इज ऑफ क्रिश्चियंस. So the Christian population is distributed mostly in the rural areas of the country. तो जिस तरह से मुस्लिम्स जम्मू कश्मीर वैली और लक्षद्वीप में मेजॉरिटी में है, मैक्सिमम क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है ये रूरल या ग्रामीण एरिया में और ट्राइबल एरियाज में पाई जाती है. द नेक्स्ट ग्रुप इज ऑफ सिख्स या सिखों का ग्रुप है. They are mostly concentrated in the relatively small area of the country, particularly in the states of Punjab and Haryana. मतलब पंजाब हरियाणा के जो राज्य हैं उन राज्यों में इन सिख धर्म के लोगों की मेजॉरिटी है. देन द नेक्स्ट इज जैन्स एंड बुद्धिस्ट, जैनीज और बौद्ध धर्म को मानने वाले. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप इन द इंडिया and have their concentration only in selected areas of the country. मतलब ये बहुत छोटे रिलीजियस ग्रुप है और भारत के कुछ सीमित इलाकों में इनकी जनसंख्या पाई जाती है. द अदर रिलीजन ऑफ इंडिया इंक्लूड जोरास्ट्रियन, ट्राइबल एंड अदर इंडिजिनियस फेथ एंड बिलीव्स. दीज ग्रुप्स आर कंसंट्रेटेड इन स्मॉल पॉकेट्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री. अब आइए एक टेबल में हम इनका कंसंट्रेशन देखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस भारत में जो रिलीजियस ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं? हिंदू हैं पहला. तो हिंदुओं की संख्या कितनी है? टोटल परसेंटेज में 79.8%. दूसरा ग्रुप हमारा कौन सा है? मुस्लिम्स, जिनकी पॉपुलेशन कितनी है? 14.2%. तीसरा है क्रिश्चियंस का, इनकी पॉपुलेशन है 2.3%. चौथा ग्रुप है सिख, टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज 1.7. नेक्स्ट है बुद्धिस्ट, पॉपुलेशन का परसेंटेज 0.7. जैन्स देन
0.4%. देन अदर रिलीजियस ग्रुप इंक्लूड 0.7%. और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, दे आर 0.2%. Now the next topic is composition of working population. कार्यशील जनसंख्या की संरचना या कार्यशील जो हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी क्या कंडीशन है. So the population of India according to their economic status is divided into three groups, namely main workers, marginal workers and non-workers. ठीक, भारत की जो हमारी जनसंख्या है उसको आर्थिक स्तर के हिसाब से मुख्य श्रमिक, मार्जिनल श्रमिक और गैर श्रमिकों में बांटा गया है. तो मेन वर्कर क्या होते हैं या मुख्य श्रमिक क्या है? दे आर द पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 days और 6 months इन द ईयर. मतलब जो एक साल में कम से कम जिनको 6 महीने का रोजगार मिलता है उनको हम मेन वर्कर कहते हैं. देन द सेकेंड इज मार्जिनल वर्कर. तो दे आर द पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 days इन ए ईयर. जो साल भर में जिनको 183 days से कम रोजगार मिलता है, दे आर कॉल्ड मार्जिनल वर्कर्स. नाउ द स्टेट्स विथ लार्जर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय. तो ये वो राज्य हैं जहाँ वर्कर्स की या मजदूरों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा है. कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय. About 54.6% of the total working population are cultivators and agricultural labor. मतलब हमारी जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है इसमें से 54.6% जो है वो कौन से हैं? एग्रीकल्चर और कल्टीवेटर लेबर से, जो खेती करते हैं या खेतों में श्रमदान करते हैं. Whereas only 3.8% of workers are engaged in household industry. जो हमारी कुटीर उद्योग है या गृह उद्योग है उसमें मात्र 3.8% वर्कर्स लगे हुए हैं. ठीक, एंड 41.6% आर द वर्कर्स. सो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. अबाउट 54.6% ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन आर कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स, whereas only 3.8% of workers are engaged in household industries and 41.6% are other workers including non-household industries, trade and commerce, then construction and repair and other services. मतलब हमारी जो टोटल वर्क फोर्स है उसका 41.6% उन उद्योगों में लगा है जिनमें छोटे उद्योग है, व्यापार है, वाणिज्य है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, रिपेयर वर्क है और अन्य सर्विसेज में बाकी लोग लगे हैं. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन. मतलब काम के हिसाब से, रोजगार के, व्यवसाय के हिसाब से हम पॉपुलेशन को कैसे बांटें. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, 2001 की जो जनगणना थी इसके हिसाब से वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज. ठीक है. जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है उसको 4 कैटेगरीज में हम बांटते हैं. फर्स्ट इज कल्टीवेटर्स, द सेकेंड इज एग्रीकल्चरल लेबर्स, थर्ड इज हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड फोर्थ आर अदर वर्कर्स. ठीक.
पहला कौन सा है? किसान। दूसरा ग्रुप है एग्रीकल्चरल लेबर्स का, या वो उन मजदूरों का जो खेती में मजदूरी करते हैं। तीसरा ग्रुप है उन मजदूरों का जो छोटे उद्योगों में या उद्योग धंधों में काम करते हैं। और चौथे ग्रुप में उन सभी मजदूरों को रखा जाता है जो इन तीनों के अलावा बाकी जगह काम करते हैं। Then the number of female workers is relatively high in primary sector. जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें तुलनात्मक रूप से महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो अब प्राथमिक क्षेत्र मतलब कौन सा हुआ? एग्रीकल्चर, फिशिंग, लकड़ी काटना, वनोपज इकट्ठा करना, या ऑल दोज वर्क विच डील्स डायरेक्टली विद द नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस तरह से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम काम के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से जनसंख्या को बांटते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है इट शोज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अब चूंकि प्राइमरी या प्राथमिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है या वर्कफोर्स हमारा जो है वो ज़्यादा है। अब हमारे यहाँ जो सामाजिक ढांचा है उसके हिसाब से क्या है कि हम महिलाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। स्पेशली जो ग्रामीण परिवार है या गरीब परिवार है, वहाँ महिलाओं को ना प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट मिलती है, ना एजुकेशन मिलता है, और ना ही सोशल बराबरी, ना ही सामाजिक रूप से उनको बराबरी का दर्जा दिया जाता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में या उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं, महिलाओं को घर में और समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है। इसके साथ ही साथ जन्म के समय बहुत सी लड़कियों को मार दिया जाता है, जन्म के पहले भी मार दिया जाता है। तो इस कारण से हमारा जेंडर इम्बैलेंस हो जाता है। हमारा जो महिला पुरुष अनुपात है ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसे हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है, इसमें क्या है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर महिलाओं की सुरक्षा, उनकी शिक्षा और अन्य विकास के लिए काम किया है। तो इससे हमारा जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो कुछ हद तक समाप्त हो सकता है। तो बच्चों, आज का लेसन यही समाप्त होता है। आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इस लेसन के आप कॉपी में नोट्स बनाएंगे और जो भी आपको डाउट होगा वो आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके अवश्य पूछ लेंगे। नोट्स आप ज़रूर बनाएंगे और समय के साथ अगले वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनकी जानकारी दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।